हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्ट पेपर सॉल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसका टेस्ट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 दिन से कम्युनिटी पोस्ट में भी वो घूम रहा था। आप में से कुछ बच्चों ने अगर देख लिया है, सॉल्व करने की कोशिश की है तो वेरी गुड। अगर कुछ बच्चों को नहीं मिला है तो वीडियो स्टॉप करके पहले टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। ट्राई करो कि अच्छे से बन जाए, कि क्या आंसर हमको लिखना है, पहले खुद से सोचने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में पेपर एनालिसिस तो देख लेना। क्लियर है? बात करें पहले क्वेश्चन से, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी, क्लास 10 सोशल साइंस, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप। देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अच्छे से समझ लेना है, पर है ना। बेसिकली आपको इसके अंदर क्या देखना है कि आंसर लिखने के तरीके कैसे होने चाहिए। वेरी शॉर्ट है तो आंसर कैसे लिखा है, शॉर्ट है तो आंसर कैसे लिखा है, लॉन्ग है तो आंसर कैसे लिखा है, क्या पूछा है तो क्या लिखा है। वही बेसिक से हमारी टेक्निक। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि एनसीईआरटी में आंख बंद करके कहाँ पे मिलेगा, ये वाला आंसर कहाँ पे मिल सकता है फटाफट से, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि हमको क्या लिखना है ना, और फिर आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो ये हिंदी में कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो हमको ये लिखना है। आंसर पढ़ के ये समझ आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, तो आंसर हमारा कुछ इस हिसाब से होगा। कहाँ पे मिलेगा? एनसीईआरटी में शुरुआत, जब चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं पे सेकंड नंबर के पैराग्राफ में दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, या फिर कहा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट को आप और वैल्यूएबल, भले वो रॉ मटेरियल हो या फिर कुछ भी ऑलरेडी बना हुआ हो, उसको कुछ और अच्छा बना के लेकर आते हो, उस प्रोडक्शन की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है ना। ये समझ आ गया। अब यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नाम लिख सकते हो आपकी, जैसे ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो इससे बना है ना। तो मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जब आप रॉ मटेरियल से और वैल्यूएबल, मतलब जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी और कीमत रहेगी एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल जब वो था, है ना। तो वही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, जैसे कि वुड क्या है? रॉ मटेरियल है। अब वुड को काट के पेपर बनाया, तो पेपर ऐसे नॉर्मल लकड़ी का इतना भाव है क्या जितना पेपर का भाव है? जाहिर सी बात है, पेपर का भाव नॉर्मल लकड़ी के भाव से ज्यादा है, और ज्यादा वैल्यूएबल भी है क्योंकि वो ज्यादा काम में आएगा, है ना। तो हमने क्या किया? रॉ मटेरियल से और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, सिमिलरली शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, क्लियर है। आयरन और स्टील दोनों आयरन ओर से बनते हैं। आयरन ओर एक मिनरल है, ठीक, और बॉक्साइट भी जो है वो एल्यूमिनियम से बनता है। हमने पूरा चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा है ना। ये आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस इंडस्ट्रियल लोकेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। मतलब कि जब इंडस्ट्रियल लोकेशन हमको सेटअप करनी रहती है, इंडस्ट्री सेटअप करनी रहती है, तो हम क्या सोच के लोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है। समझ आ रही है बात? तो इसका भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है प्रॉपर, ठीक है, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा शुरुआत ऑफ द चैप्टर में ही, ठीक। बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स भी डायरेक्ट ही वहां पे दिए हुए हैं। तो आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि दीज आर इन्फ्लुएंस कहाँ पर? जहां पर अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, मार्केट से जहां पे पास में हो, है ना। जैसे जितनी पास से रॉ मटेरियल मिलेगा तो रॉ मटेरियल को वहां से इंडस्ट्री तक लाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। मार्केट से पास में अगर इंडस्ट्री रहेगी तो फिर जो गुड बनेगा उसको अगर मार्केट में बेचना है तो फिर वो ले जाने में खर्चा कम होगा, है ना। तो जितना खर्चा बचा सकते हैं उतनी फायदेमंद रहती है लोकेशन, ठीक है। तो बस यही चीज आपको देखनी है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल सब कुछ आसानी से मिल जाए, वहां पे लोकेशन देखी जाती है। साथ ही साथ में ये ऐसा हो सकता है कि लोकेटेड एट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल, या तो ऑलरेडी अवेलेबल है ये सारे फैक्टर्स, या फिर इन फैक्टर्स को अरेंज किया जा सकता है ना। तो दोनों में से कुछ भी चलेगा। अरेंज किया जा सकता है, अगर कम दाम में अगर अरेंज किया जा सकता है तो ये भी चलेगा, या फिर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये भी चलेगा। लेकिन बहुत महंगे दाम में अवेलेबल हो रहा है तो फिर वो नहीं चलेगा, प्रॉफिट नहीं बनता इतना, है ना। तो दोनों में से कुछ एक भी चलेगा, ठीक है। द की डिसीजन सबसे पहले तो लीस्ट कॉस्ट रहता है हर चीज के लिए, कि कितनी कम से कम कीमत में हमारे
हमारा काम हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्पेशलाइज लेबर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में, ये कंप्लीट आंसर है। अब अगर ये शॉर्ट आंसर में भी आ गया ना तो आप इतना पूरा लिख दोगे, बढ़िया आंसर आपका दिखेगा। ठीक है, समझ आ गया क्या पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग करके, है ना, तो उसको भी पक्के से देख लेना। आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दिए, कुछ तरीके बताए मैंने, तो देख लेना पक्के से, ठीक है। व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज इन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में या इंडस्ट्री के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के बारे में भी हमने पढ़ा है, सेम ये जो लोकेशन वाली बात हम लोग करते हैं इसी के थोड़ा सा आगे, हाँ इसी के थोड़ा सा आगे आपको मिल जाएगा, इसके बारे में समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ पे एग्लोमरेशन इकोनॉमी के बारे में लिखा है, बोल्ड में लिखा है एग्लोमरेशन इकोनॉमी, है ना, ये वाली साइड पे राइट हैंड साइड का पैराग्राफ है वो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, इकट्ठी हो जाती है और फिर वो अर्बन सेंटर्स का यूज लेती हैं, ठीक है, अर्बन सेंटर्स से मदद लेती हैं, तो वही इकोनॉमीज क्या कहलाती है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहलाई जाती हैं, ठीक है। मतलब मेनली आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, एक और पॉइंट इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हो आप एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के अंदर, कि देखो सबसे पहले तो ये लिख दो कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी होकर अर्बन सेंटर्स के सामान को या अर्बन सेंटर्स की फैसिलिटीज को यूटिलाइज करती है तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी बन जाती है। साथ ही में अगर ये शॉर्ट आंसर में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आया तो इतना लिखना, शॉर्ट में आया तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो कि जैसे हमारा पुराने समय में हमने जब इंडस्ट्री शुरू की थी तो हमने बेसिकली किसके अराउंड शुरू की थी, कैलकाटा और मुंबई, है ना, चेन्नई, जो पोर्ट वाले एरियाज थे उसके अराउंड शुरू करी थी। अब देखो वो कैसी बड़ी इकोनॉमीज बन गए, वहाँ पे अर्बन सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा बन गए, है ना, तो आपका आंसर बढ़िया सम अप हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज ऐसी सिटीज़ या ऐसी इकोनॉमीज होती है जहाँ पर बढ़िया मार्केट चलता है, बढ़िया सेलिंग होती है, जहाँ बढ़िया सी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। क्लियर है, बैंकिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज कैसे क्लासिफाइड है। अब ये क्लासिफिकेशन तो आपको सारे याद करने ही करने हैं, मुंह जबानी याद होने चाहिए, किसी के भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। ये मेन इसलिए मैंने डाला क्योंकि मेन रोल पे भी पूछा जा सकता है, बाकी दूसरे जो क्लासिफिकेशन है उस पे भी पूछा जा सकता है आपको, है ना, तो आंसर लिखना आना चाहिए। मेन रोल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक या फिर की इंडस्ट्री देखने को मिलती है और दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है, जो सीधे के सीधे रॉ मटेरियल को ही सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल में ही अपना बिजनेस करती है, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये क्या होगी, ये बेसिक इंडस्ट्री, मतलब जो बेसिक सामान है उसमें ये क्या करती हैं, अपना काम निकालती हैं, ठीक है। फिर ये जो बेसिक सामान है इसी को और आगे प्रोसेस करके दूसरा सामान भी बनाया जा सकता है। वही कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है, जो कि ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती है जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर सकता है। अब डायरेक्ट कंज्यूमर इन चीजों को तो यूज नहीं कर सकता, है ना, उसको तो बना बनाया सामान चाहिए, तो वो क्या डायरेक्ट कौन सा यूज करेगा, जैसे पेपर है, अब वुड है ना, वुड है तो वो बेसिक और की इंडस्ट्री में आ जाएगा, पेपर जो है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आ जाएगा। समझ आ रहा है डिफरेंस, समझ आया है सिंपल से एग्जाम्पल से, है ना। तो जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो कौन सी हो जाएगी, सीविंग मशीन, फैन, टूथपेस्ट, मतलब बना बनाया सामान जो सीधे कंज्यूमर उसको यूज कर सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाई जाती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाई जाती है। क्लियर है, लिख लोगे आंसर। Next, what are sugar industries? Why are sugar industries shifted to southern and western states, especially in Maharashtra? Sugar industries southern और western states में क्यों शिफ्ट होने लगी, स्पेशली महाराष्ट्र में क्यों शिफ्ट होने लगी, तो इसका आंसर हमारा शुगर इंडस्ट्री वाले पैराग्राफ में आपको अवेलेबल है, बढ़िया सा आंसर है। क्या आंसर इसका बन सकता है, शुगर इंडस्ट्रीज इसलिए शिफ्ट होने लगी क्योंकि महाराष्ट्र, वेस्टर्न साइड्स वगैरह वाले जो हमारे सदर्न वेस्टर्न साइड्स वाले जो हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या है, केन जो प्रोड्यूस होता है, शुगर केन जो प्रोड्यूस होता है, उस सॉइल का शुगर केन जो प्रोड्यूस होता है उसका सुक्रोज कंटेंट यानी कि जो शुगर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सॉइल है उसके डिपेंडेंस, अब जैसे अलग अलग जगह पर आप अलग अलग ग्रो करते हो तो क्वालिटी अलग अलग आती है ना, तो जैसे महाराष्ट्र की सॉइल पे या वेस्टर्न सदर्न एरिया की सॉइल पे अगर शुगर केन उगाया जाता है तो उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट काफ़ी अच्छा आता है ना, तो जितना सुक्रोज कंटेंट अच्छा होगा उतना अच्छा शुगर बनेगा, है ना। तो शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आसानी से मिल जाए, है ना, तो इधर अच्छी क्वालिटी का आसानी से मिल रहा है तो इंडस्ट्रीज भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। पहला रीजन तो ये, दूसरा ये कि कूलर क्लाइमेट के कारण से जो है वो क्रशिंग सीजन आप लंबा रख सकते हो। बाकी जो दूसरे एरियाज है
वहाँ पे क्या होता है, हॉटर क्लाइमेट रहता है। अब जब हॉट क्लाइमेट रहता है ना, तो शुगर केन जैसी चीज़ के अंदर क्या है, जूसी है वो, तो वो गर्मी क्या करती है, उस जूस को सक कर लेती है, ठीक है। वो जूस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। फिर क्रशिंग सीजन जल्दी करना पड़ता है, निकाला और फिर फटाफट से क्रश करके शुगर बनाना पड़ता है उसका, नहीं तो सुक्रोज सारा खत्म हो जाता है। वहीं ये वाले एरियाज है ना, यहाँ पर भले से आप, क्योंकि क्लाइमेट ठंडा है तो वो सुक्रोज कंटेंट कहीं जाता भी नहीं है, एक तो ज़्यादा भी है और फिर ऊपर से ज़्यादा ईजिली जाता भी नहीं है क्योंकि क्लाइमेट ठंडा है ना। तो बढ़िया से आप क्रशिंग सीजन उसका लंबा रख सकते हो, तो थोड़े दिन बाद भी क्रश कर सकते हो शुगर केन को। मोर ओवर यहाँ पर जो कॉपरेटिव्स है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में, क्योंकि ऐसा देखा गया ना, हमने पढ़ा था कि कॉपरेटिव्स जो है वो संभालने लगे थे शुगर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा, और ये वाले एरियाज़ में तो कॉपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, इनके पास में तो खूब पैसा भी है, नई नई मशीन्स भी ला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज़ ये वाले एरिया में शिफ्ट होने लगी। तीनों पॉइंट आप इसके अंदर ज़रूर से ऐड करना, एक इंट्रोडक्टरी लाइन ज़रूर लिखना, है ना, बिकॉज कोलन करके फिर पॉइंट्स मेंशन करना, सीधे पॉइंट मत लिखने बढ़ जाना, ठीक। आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, मतलब क्या दिक्कतें फेस करती हैं शुगर इंडस्ट्रीज, तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि इंडस्ट्री क्या है, सीजनल है, ठीक है। गर्मी में ज़्यादा शुगर सुक्रोज रहता नहीं है उसके अंदर, तो सीजनल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एकदम, मतलब शुगर केन जो है वो साल भर नहीं बनता है ना, काफ़ी समय लगता है शुगर केन को बनने में, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट निकलता है, फिर उसके बाद से आप शुगर बनाओ, तो सीजनल हो गई एक तो। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्शन की जो मेथड है वो अभी भी पुराने ही चले आ रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा नया करने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि ये जो ट्रांसपोर्ट डिले है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शुगर केन आपने देखा काफ़ी लंबे लंबे डंडे होते हैं, अब उसको संभाल के लेके आना पड़ता है ना, काफ़ी हैवी भी होते हैं, बल्कि भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्ट डिले होता है। दूसरा ये कि जो बैगीज है, यानी कि जब आप शुगर केन को क्रश कर रहे हो, ठीक है, क्रश कर रहे हो तो बहुत सारा आपने देखा होगा उसका जूस जो है वो नीचे भी गिर जाता है, ठीक है, जो कि वेस्ट कहलाता है, फिर आप उसको थोड़ा यूज़ कर सकते हो। तो ये करना चाहिए थोड़ा सा कि वो जो वेस्ट ना जाए, कम से कम चीज़ वेस्ट जाए। बैगीज जो है ये जो बचा कुचा जो रहता है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, उसको वेस्ट ना किया जाए। तो द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगीज, समझ आया है ना। और वो भी रहता है ना इसका, जैसे शुगर केन को क्रश किया तो फिर वो ड्राई सा जो शुगर केन का जो स्टिक है उसमें से फिर वो ड्राई रह जाता है, स्टिक जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट, Why are iron and steel industries called as heavy and basic industries? तो दो आंसर इसके अंदर निकल जाएंगे, एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैवी क्यों कही जाती है, दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बेसिक क्यों कही जाती है। तो क्यों कही जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के शुरुआत में ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। हैवी इसलिए कही जाती है क्योंकि रॉ मटेरियल काफ़ी बल्कि होता है, आयरन और स्टील तो काफ़ी बल्कि है, ठीक है। बेसिक इसलिए कही जाती है क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। आयरन और स्टील वहाँ पे पहुँचता है एज अ बेसिक प्रोडक्ट, फिर उससे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिख देनी है। दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज हैवी बिकॉज, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक। बेसिक इसलिए है क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर, दे आर नीडेड टू मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स भी इससे मैन्युफैक्चर होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बनते हैं, डिफेंस में भी काम आता है, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स में भी काम आता है। मतलब एक बेसिक आप इसको ले लो एक बेस की तरह, फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज की तरह भी काम करती है। तो ये आंसर इस तरीके का होना चाहिए आपका, आ गया तो लिख लोगे। नेक्स्ट, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल, अब क्या हो गया, अपने शॉर्ट आंसर शुरू हो गए, ठीक है, शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फ्लोज, एक्सप्लेन हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर शुरू हो जाता है तो अर्बनाइजेशन भी फ्लो होने लगता है उस एरिया में, इसको बताना है हमको कैसे। तो देखो जाहिर सी बात है, एक बार अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हुई तो उस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लगेंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बसने लगेंगे क्योंकि उनको वहाँ पर काम ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो काम ज़्यादा मिलेगा, लोग बसने लगेंगे, फिर लोग बसेंगे तो फिर लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, उनको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, उनको सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी,
मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो फिर वो धीरे धीरे क्या पड़ता है, एरिया जो है वो अर्बनाइज होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि शुरुआती दौर में जब हमने इंडस्ट्रीज़ जो है वो पोर्ट सिटीज़ में बनाई थी, जैसे मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, यहाँ पर बनाई थी। अब देखो वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत, वहाँ पे क्या धीरे धीरे फिर लोग बसने लगे कि इंडस्ट्रीज़ में काम मिलेगा, है ना, काम मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे, अंदर वर्कर की तरह काम करेंगे, कुछ रॉ मटेरियल जमाने में काम करेंगे, बहुत काम मिलेगा वहाँ पे, लोग बसने लगे। अब लोग बसने लगे तो लोगों की तो हज़ारों ज़रूरतें हैं, तो फिर उनके हिसाब से उन्होंने अपने आसपास जो है वो ज़रूरतों को बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्केट बन गया और बहुत बड़ी अर्बनाइज सिटीज़ वो लोग हो गई, बन गई। तो बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिटीज़ के पास में लोकेट होती हैं, वहीं वो एग्लोमरेशन इकोनॉमी लिखा है ना, उसी के वहीं पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिटीज़ जो है वो मार्केट प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें मिल जाती है इंडस्ट्रीज़ को। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ओवरसीज ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई, कैलकाटा और चेन्नई में बिठाई गई थी। अब देखो वो कैसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पॉकेट की तरह उभर के आई है, एज डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। मैंने हिंदी में समझाया, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर यही होना चाहिए आपका, इससे बाहर ना इसके कुछ कम। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अर्बनाइजेशन इसी तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो जाती है तो फिर अर्बनाइजेशन तो होना ही है ना। ठीक है, या आप यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकते हो, आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फ्लोज। ठीक है, अर्बनाइजेशन को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अर्बनाइजेशन फ्लोज बिकॉज। ठीक है, वाई पूछा है ना, या फिर एक्सप्लेन हाउ पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज, या फिर बिकॉज की जगह एज भी लिख सकते हो, AS। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इसकी मदद से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होने लग जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो, What is the contribution and present growth rate of manufacturing sector in national economy? Write measures to increase the industrial growth rate. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या बताना है, एक तो कंट्रीब्यूशन बताना है, किसका कंट्रीब्यूशन बताना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेशनल इकोनॉमी में। दूसरा, प्रेजेंट ग्रोथ रेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नेशनल इकोनॉमी में। तीसरी चीज़ हमको ये बतानी है कि अगर ग्रोथ रेट कम है तो फिर हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से आंसर लिखोगे, इंप्रेसिव लिखेगा, टीचर को समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने ये चीज़ें लिखी है ना। तो ये आंसर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, नेशनल इकोनॉमी वाला जो आपका पैराग्राफ है इधर वाली साइड पे। ठीक है, ऐसा पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रुक चुका है एट 17% ऑफ GDP। हमारा जो GDP है उसका 17% जो है किस में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, आउट ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का पूरा 27% है, जिसमें से 17% मैन्युफैक्चरिंग का इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब वो 17% पे ही रुक चुका है ना। तो ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है अभी फिलहाल तक का, मतलब हमारा शेयर इतना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का शेयर इतना है हमारे GDP में। ठीक है, प्रेजेंट ग्रोथ रेट क्या है, प्रेजेंट ग्रोथ रेट अभी तक लास्ट डिकेड तक या पिछले 10 सालों तक देखा जाए तो कुछ 7% पर एनम की तरह देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, डिजायर्ड ग्रोथ रेट क्या है अगले 10 सालों के लिए, 12%, है ना। तो अब इसको कैसे किया जा सकता है, सजेशन क्या है, जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी होंगी, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, है ना, और दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज भी नए नए एफर्ट्स लेके आए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, है ना। मतलब अगर पुराने तरीकों से ही अभी भी काम चला जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि तरीका वही है, तो फिर जाहिर सी बात है ग्रोथ रेट भी वही रहेगा। अब ग्रोथ रेट को सुधारना है तो फिर तरीके भी बदलने पड़ेंगे, है ना। कुछ नई टेक्निक्स लेके आओ, नई चीज़ें लेकर आओ, नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, तो उससे जाहिर सी बात है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, तो ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अपना कंट्रीब्यूशन, प्रेजेंट ग्रोथ रेट और सजेशन, तीनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहला जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करो, दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करो। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज स्टेट और इंडिविजुअल, ठीक है, स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में काम करती है। मतलब स्टेट के साथ में, यानी कि गवर्नमेंट जो
स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ में या तो कोई इंडिविजुअल जुड़ सकता है या फिर कुछ इंडिविजुअल का ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। स्टेट तो रहेगा, उसके साथ में या तो कोई एक बंदा जुड़ सकता है या फिर ग्रुप ऑफ बंदे जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाया जाता है, ये जॉइंट सेक्टर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाता है, स्टेट, और प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाता है, ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। वही कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वर्कर्स या फिर दोनों, ठीक है। ये अगर जॉइंटली ओन करते हैं या फिर साथ में मिलकर इसको ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या कहलाया जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहलाया जाता है। दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस प्रोपोर्शनलिटी। वो उनके हिसाब से, मतलब जितने भी लोग हैं प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में। शुगर इंडस्ट्रीज जैसे महाराष्ट्र में, कॉयर इंडस्ट्रीज केरला में इसका एग्जाम्पल है, जो कि कोऑपरेटिव तरीके से काम करती हैं। क्लियर है, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर रीजन में ही क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है, तो देखो जाहिर सी बात है, वहां पर कम पैसे में अगर काम हो रहा होगा, है ना, तो या रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता होगा, लेबर आसानी से मिल जाते होंगे, तभी लोग उधर जाएंगे वही वाली इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मेन रीजन तो यही होते हैं। बाकी देख लेते हैं और लिख लेंगे हम यहाँ पर। मेन एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिकॉज, सबसे पहला, आयरन ओर की कॉस्ट सबसे कम यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, मतलब जो आयरन ओर है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जो लगता है वो बहुत कम दाम में मिल जाता है छोटा नागपुर एरिया में। दूसरा ये कि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल की भी प्रॉक्सिमिटी है, वो भी हाई ग्रेड रॉ मटेरियल भी बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, सस्ते में लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं, और होम मार्केट का भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब बहुत अच्छा एक होम मार्केट भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्षमता रखता है ये एरिया। तो काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ पर अगर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो इसलिए इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होती है, मैक्सिमम छोटा नागपुर एरिया में ही सेटअप कर देते हैं वो लोग, ताकि रॉ मटेरियल भी आसानी से बन जाए, होम मार्केट भी बन जाए, लेबर तो आसानी से मिल ही रहे हैं, कम से कम पैसा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, What are the problems faced by cotton textile industries? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है, तो यहाँ पर हमको बेसिकली क्या लिखना है, आप जब देखोगे ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वहीं पे ही आपको रीजंस दिए हुए हैं, ऐसे ABCD डायरेक्ट रीजंस दिए हुए हैं। वही डायरेक्ट रीजंस आपको यहाँ पर लिखना है कि पावर सप्लाई इरेटिक है हमारी कंट्री में। क्या है, पावर सप्लाई बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलता हो, कॉटन इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए, जो कि हमारे यहाँ इरेटिक है। दूसरा, मशीनरी जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, खासकर वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में पुरानी मशीनरी चले आ रही है, ठीक है, इसलिए काम अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरा, लेबर आउटपुट काफ़ी कम है, लेबर तो बहुत ज़्यादा है काम करने वाले, लेकिन उनका आउटपुट बहुत कम निकल के आता है, तो उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा जो है, we still need to import cotton in spite of the fact that production of cotton in the country has increased। हमको मतलब बहुत सारा तो कॉटन हमारे यहाँ बनता ही बनता है, पर फिर भी हमको बहुत बार कॉटन इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर ही ग्रो करें ना, बाहर से इंपोर्ट करवाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, ये आखिरी वाला पॉइंट जो ये है कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के साथ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। पहले ऐसा ही कॉटन ही काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे ना, अब तो सिंथेटिक फाइबर भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि लोग कॉटन ही खरीदें। तो उसके लिए क्या किया जाए, जब कॉटन खरीदेंगे तभी तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं, ये क्या करती है, कॉटन इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, इसको आपको लिखना है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, 5 पॉइंट आसानी से बन सकते हैं इसके अंदर, है ना, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई आर वी नॉट एबल टू परफॉर्म वेल टू इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब हम हमारे वेल टू इन आयरन, हाँ, वेल इन, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, वाई आर वी नॉट एबल टू परफॉर्म वेल अप टू आवर पोटेंशियल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, हम अपनी क्षमता के हिसाब से
क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, मतलब कर तो रहे पर हमारी और ज़्यादा क्षमता है, इंडिया की और ज़्यादा क्षमता है, तो वो इस हिसाब से क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, ये हमको बताना है। तो इंडिया क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील, ये आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील में इंडिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है ना, और काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में अभी तक में, ठीक है। पर हम अपने फुल पोटेंशियल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इन रीजंस के कारण। सबसे पहला तो ये कि हाई कॉस्ट है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कोकिंग कोल की। कोकिंग कोल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को, है ना, पिघलाने में, ठीक है। तो कोकिंग कोल की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जब कोकिंग कोल की कमी है तो फिर इसके प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। दूसरा ये है लेबर का तो ध्यान रखना है ही, बहुत कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, जितना समय उनको दिया जाता है उतना काम वो लोग करके नहीं जाते हैं। तीसरा ये है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब देखो ये हो सकता है इसलिए नहीं करके जाते क्योंकि इतना इनको समय तो बुलाया जाता है कि इतने समय तक के लिए आना है, इतना काम करना है, लेकिन इतना पैसा ना दिया जाता हो, है ना, तो फिर वो क्यों इतना काम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप जब पैसा सामने वाले को ज़्यादा दोगे तो वो दिल से काम करेगा बढ़िया से, नहीं तो फिर वो नहीं प्रोडक्टिव दे पाएगा ना, वो अपना पोटेंशियल से काम नहीं करेगा। जब वर्कर अपने पोटेंशियल से काम नहीं करेगा तो ओवरऑल इंडस्ट्री भी काम नहीं करने, ठीक है। इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी का भी, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए जबकि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी पुअर है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नए मशीनरीज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हम पूरी तरीके से फुल पोटेंशियल पे अपनी इंडस्ट्रीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू एक्सपांड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या कारण है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड की हुई है। साथ ही साथ में हमको ये बताना है, ऐसे स्टेट्स के नाम बताना है जो कि मिलाकर 50% को कंट्रीब्यूट करते हो, है ना। तो पहली बात तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैल गई ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा बात हुई, है ना। जब काफ़ी ज़्यादा बात हुई हर जगह के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, तो उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब चीज़ की जरूरत पड़नी है ना। तो उसके कारण से ये भी काफी ज्यादा फैलने लगी। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड टू सेवरल पार्ट बिकॉज नेचुरल गैस कुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस एनी डिजायर्ड लोकेशन। हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है ना, क्योंकि देखो पहले ऐसा था ना कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हर जगह सेटअप होने के लिए आसानी से उनको उनका प्रोडक्ट नहीं मिल पाता था, हर जगह पर उनको टैंकर वगैरह ले लेके जाना पड़ता था। लेकिन जब से पाइपलाइन आई ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, पाइपलाइन का इंट्रोडक्शन हुआ, तभी से आसानी से इनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया नेचुरल गैस का, है ना। तो बढ़िया से काम चलने लगा। स्टेट्स विच प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ फर्टिलाइजर, स्टेट जो कि मिलाकर, ये सारे स्टेट्स हैं जो कि मिलाकर अबाउट 50%, पूरे देश का 50% फर्टिलाइजर्स ये 5 देश ही मिला के करते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। इसको ऐसे भी कर सकते हो GTUPK, ठीक है, GTUPK करके याद कर लो, याद रहेगा। नेक्स्ट, अब आप अपने हिसाब से अपने कोड वर्ड बना सकते हो, देखो, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो ये कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा हाथ है ना। काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के कारण, ठीक है। साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अगर रॉ मटेरियल अपना बेचना है, जैसे फर्टिलाइजर बेचना है, कुछ भी सामान बेचना है, पाइप्स बेचने हैं, टूल बेचने, तो खरीदेगा कौन? एग्रीकल्चर वाले, फार्मर्स ही खरीदेंगे, है ना। तो ये इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मेनली देखा जाए तो उनके कंज्यूमर्स कौन है? फार्मर्स ही हैं, तो उनको इन्हीं से फायदा होता है। साथ ही साथ फार्मर्स भी जो है वो रिटर्न में जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूरी होती है? उनकी इंडस्ट्री से ही पूरी होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इंडस्ट्रियलाइजर्स ने, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा असिस्ट किया है कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, किससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ये नहीं ये यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स में से इम्प्रूव करो, है ना। तो फार्मर्स का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, दोनों का फायदा एक दूसरे से चलता रहता है, दोनों अलग नहीं है ना, दोनों का फायदा चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पहले इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड।
कैसे, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया में उन्होंने काफ़ी बूस्ट दिया है एग्रीकल्चर को बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। साथ ही साथ एग्रो इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है फॉर रॉ मटेरियल और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी, जैसे इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा टू फार्मर्स, है ना। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने असिस्ट किया है, सिर्फ असिस्ट ही नहीं किया एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरलिस्ट को इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, बट ऑल्सो मेक्स द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। मतलब दोनों काम किए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने एग्रीकल्चरलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और साथ ही साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस को ईजी करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जो हमने हिंदी में समझा था वही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। वाई इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जो भी अगर कोई सा भी देश डेवलप होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी दूसरे काम चल पाएंगे, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना सामान लोग यूज़ करेंगे। ये क्या बताता है कि लोग इतना सामान यूज़ कर भी रहे, कंज्यूम कर भी रहे। लोग कब कंज्यूम करते हैं? जब उनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़िया से काम कर रही है तो ये सारे एलिमेंट्स हमको समझ में आते हैं कि मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो ये एक बैकबोन माना जाता है। रीज़न आप इसका लिख सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज जो कहा जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कहा जाए, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद ये मिली है कि जो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, कि 5 परिवार है तो पाँचों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर में ही लगे हुए, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, क्योंकि काम दूसरी जगह नहीं है, तो फिर वो एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आने के बाद से कुछ लोग एग्रीकल्चर में और कुछ लोग डिवाइडेड हो गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए भी, है ना। तो ज़्यादा बढ़िया काम हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, बिकॉज सबसे पहला, इट रिड्यूसेज हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, है ना। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोगों को जॉब मिलने लगी तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एक प्री कंडीशन होता है जिससे कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो कम होती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड द ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे नेशन में, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, यानी कि दूसरी करेंसीज में भी हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, तो उससे भी कंट्री डेवलप होती है। साथ ही साथ कंट्रीज जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को या बहुत ज़्यादा अमाउंट के फिनिश, अलग अलग वेराइटी के फिनिश गुड में कंट्रीब्यूट कर पाती है, कन्वर्ट कर पाती है, वही कंट्री सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है, ऐसा माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये कब होगा, कब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर पाएंगे? जब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी। ठीक, क्लियर है। तो बैकबोन तो होना ही है। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। समझ में आए पॉइंट्स में तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज इन हुगली बेसिन? हुगली बेसिन पर ही क्यों जूट इंडस्ट्रीज बनी है? तो देखो, बहुत सारे कारण हैं। जूट को बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है, तो जब वो नदी के पास में होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पानी को कहाँ भर भर के लेके जाएंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं, है ना। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है, फिर सारे पॉइंट लिख दो। जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज से काफ़ी ज़्यादा पास है ना। बंगाल वाला जो एरिया है वो पूरा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम लगेगा। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। गुड नेटवर्क है रेलवेज का, वाटरवेज का, रोडवेज का, ताकि मटेरियल जो है वो मिल्स तक पहुँचाया जा सके, है ना। वाटर जो है, रॉ जूट को प्रोड्यूस करने में जो पानी लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना। बेसिन है तो वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है। चीप लेबर आ जाते हैं वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, है ना, तो सस्ते में काम हो जाता है। कोलकाता एक बड़े अर्बन सेंटर की तरह काम करता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, जूट गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, इसलिए सारा काम बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए हुगली बेसिन पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जूट की सेटअप है। क्लियर है? समझ में आया कि नको? व्हाट आर द
What are the challenges faced by jute industries in India? How are these minimized? इंडिया में जूट इंडस्ट्रीज क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? तो जूट इंडस्ट्रीज के पैराग्राफ में हमको मिलेगा कि जूट इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर फेस करी थी, क्योंकि सिंथेटिक इंडस्ट्रीज भी उभरने लगी थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है या कैसे किया गया है ना? तो देखो ऐसा है कि डिमांड थोड़ी सी बढ़ने लगी एट ए टाइम जूट की, क्योंकि लोग जो है वो बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करना पसंद करने लगे, तो जूट बैग्स वगैरह की ज़रूरतें पड़ने लगी, डिमांड बढ़ी, तो उससे थोड़ा सा कवर होने लगा। यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं बाय जूट इंडस्ट्री? सबसे पहला, स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, जो कि सिंथेटिकली इसी चीज़ को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उससे इनका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। कहाँ कहाँ से है? दूसरी कंट्रीज से है ये कंपटीशन, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, है ना। इंटरनल डिमांड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज पे है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने जूट पैकेजिंग को कंपलसरी कर दिया है, प्लास्टिक पैकेजिंग को डिनाई कर दिया है। और साथ ही साथ में डिमांड भी बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रोडक्ट भी अब अलग अलग तरीके के बनने लगे। पहले सिर्फ खाली बस एक बोरा बनता था, लेकिन अब बहुत अलग अलग चीज़ें बनने लगी हैं। साथ ही साथ ग्लोबल कंसर्न भी हो गया है एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए, ठीक है। तो फिर से जूट प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो हमने चैलेंज लिख दिया है ना, और उसके साथ में उसका रीज़न लिख दिया कि कहाँ से मिनिमाइज भी हो रहा है, चीज़ें मिनिमाइज भी हो रही हैं, कि बढ़िया काम भी थोड़ा बहुत चलने लगा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, ठीक है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? फ्रेश वाटर का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? सबसे पहला तो हमको क्या करना है, मेनली सजेशन देने हैं, और वो सजेशन लिखने हैं, आपको लास्ट में मिल जाएगा वाटर पोल्यूशन के अंदर, ठीक है। कैसे ठीक किया जा सकता है, वाटर पोल्यूशन में नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में जो पैराग्राफ है कि पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, वहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको एनटीपीसी के पहले, ठीक है। तो कुछ सजेशन क्या है? सबसे पहले तो वाटर प्रोसेसिंग, मिनिमाइज यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, है ना। वाटर का यूज़ थोड़ा सा हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा अगर आप रीयूजिंग वगैरह में सारी चीज़ें यूज़ में ले रहे हो तो। साथ ही साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, नेचुरल भगवान की तरफ से पानी मिल रहा है, जितने घरों में बच सकता है बचाओ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फैक्ट्रीज में तो बड़ी बड़ी छत होती है, तो वो तो बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हॉट वाटर को सीधे के सीधे रिवर और पॉन्ड में डालना काफ़ी ज़्यादा गलत है, उसको ट्रीट करके ही अंदर डाला जाना चाहिए। ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जा सकता है? 3 फेजेस में किया जा सकता है। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि हाथों से, जो मैकेनिकल मीन से हो सकता है, सॉरी मशीन से, जो मैकेनिकल मीन से हो सकता है वो। दूसरा ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के उसको अगर ठीक किया जा सकता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, तो ये कर लो। तीसरा जो है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से उसको कंप्लीट बढ़िया ठंडा वंडा करके और बढ़िया वर्थिड बना के ही उसको पानी में भेजा जाना चाहिए, पोल्यूटेड वाटर नहीं भेजा जाना चाहिए, है ना। तभी क्या होगा, फ्रेश वाटर का पोल्यूशन रुक पाएगा। वैसे ही फ्रेश वाटर बहुत कम है। क्लियर है? समझ में आया? हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ किंडरगार्टन से 12th तक एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, सब कुछ आपको अवेलेबल है। आप बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और खूब लाइफ में एक्सेल करो। आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो।